मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग बायोलॉजी जीव विज्ञान में 10 से 12 वैकल्पिक प्रश्नों की व्याख्या करूंगा। व्याख्या पढ़ेंगे और जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वैकल्पिक प्रश्न अन्य परीक्षाओं में कैसे पूछा जाता है। आइए मित्रों, देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। पहला प्रश्न क्या है? कह रहा पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन क्या है मित्रों? पहला विकल्प क्या है? जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, सी ऑप्शन है कवक का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ध्यान से सुनना मित्रों, अगर पूछा जाए प्रश्न पैलियो बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, किसका? देखो क्या क्या दिया है विकल्प में, जंतु जीवाश्म का, शैवाल का या उसी को एल्गी कहा जाता है, फंजाई का, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से डी ऑप्शन सही होगा मित्रों। कौन ऑप्शन? डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पैलियो बॉटनी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो पादप जीवाश्म का। किसका किया जाता है मित्रों? पादप जीवाश्म का या वनस्पति जीवाश्म का, पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो अगर पूछा जाए जीवाश्म किसका अध्ययन किया जाता है मित्रों? पादप जीवाश्म का, यानी प्लांट फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। प्लांट फॉसिल्स तो पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है पैलियो बॉटनी के अंतर्गत। तो पैलियो बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है मित्रों? पादप जीवाश्म का। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या है? देखिए मित्रों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर पूछा है। पहला ऑप्शन है विकल्प नंबर 1, ए ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट, बी है राइबोसोम प्रेजेंट, सी ऑप्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, डी ऑप्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। यहां देखिए क्या क्या दिया है। पूछ रहा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर क्या होगा मित्रों? तो मुख्य अंतर आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन कौन? कह रहा है कि कोशिका झिल्ली या कोशिका झिल्ली उपस्थित अनुपस्थित हो, या राइबोसोम उपस्थित हो। तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्थात केंद्रक झिल्ली एब्सेंट हो, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट यानी केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो। तो दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर मित्रों सी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ सी ऑप्शन, कौन ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन है मित्रों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट अर्थात केंद्रक जो झिल्ली होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। किसमें एब्सेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है मित्रों? एब्सेंट होता है। अंतर क्या है? हमने ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इसके जो यूकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने के कारण उसके जो न्यूक्लियर मैटर होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं, बंधे होते हैं। क्लियर? और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसलिए प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसके जो न्यूक्लियर मैटर होते हैं वो स्कैटर्ड रहते, बिखरे रहते। समझ में आ गया पूरा? तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब प्रश्न नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ये कह रहा है डबल हेलिक्स
या द्विचक्राकार रचना डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? या द्विचक्राकार रचना डीएनए का मॉडल किसने दिया? तो किसने दिया मित्रों? पहला ऑप्शन आपका है लेमार्क एवं डार्विन। दूसरा विकल्प है बी विकल्प क्या है? रॉबर्ट हुक। सी क्या है? ह्यूगो डी व्रीच। डी क्या है? वाटसन एवं क्रिक। तो मित्रों ये जो प्रश्न नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो है कह रहा है डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिए थे वो किसने दिया मित्रों? ये डी ऑप्शन सही है, वाटसन एवं क्रिक ने दिया। जब भी पूछा जाए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया। क्लियर? अब प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे चमड़ा उद्योग में, प्रश्न देखिए, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, पहला है ए रेजिन, बी है म्यूसिलेज, सी है लेटेक्स और डी है टैनिन। देखिए मित्रों ये क्या है? रेजिन, म्यूसिलेज या जो है लेटेक्स और टैनिन। तो मित्रों यहाँ जो ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन सही है, डी। डी विकल्प सही है। टैनिन का उपयोग चमड़ा उद्योग में चमड़े को जो है साफ करने, चमड़े में परिवर्तन करने यानी चमड़ा बनाने के लिए, जिससे जूते वगैरह सारी चीजें जितने प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसको, बाल वगैरह जो रहते हैं उसको साफ करने के लिए या उसमें जो है टैनिन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है मित्रों? टैनिन। तो टैनिन का उपयोग ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो रेजिन, म्यूसिलेज या लेटेक्स, तो टैनिन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, जिसमें टैनिन है। टैनिन का उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है। क्लियर? अब प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? अब इसी पदार्थों के प्रवेश नियंत्रित शब्द से ही अगर आप पूरा सेल जाने होंगे तो आप समझ जाएंगे। पहला ऑप्शन ए कोशिका भित्ति दिया है। ऑप्शन बी क्या दिया है मित्रों? तो ऑप्शन बी दिया है जीव द्रव्य कला यानी प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या कह रहा है? गाल्जी बॉडी। फिर तो देखिए यानी कौन ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश का नियंत्रण, आने जाने का नियंत्रण, आवागमन का नियंत्रण कौन करता है? तो नियंत्रित कौन करता है मित्रों? यहाँ पर देखिए पहला क्या है? कोशिका भित्ति। दूसरा क्या है? दूसरा कौन है ऑप्शन मित्रों? तो जीव द्रव्य कला। तीसरा केंद्रक कला। चौथा क्या है? गाल्जी बॉडी। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन सही है मित्रों। कौन? बी ऑप्शन सही है। और बी जीव द्रव्य कला यानी जो है प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है, या प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये परमिएबल होता है, एकदम जान लीजिए पारदर्शी टाइप होता है, और ये सभी चीजों को, जितने विभिन्न पदार्थ हैं उसके आवागमन का क्या करता है? नियंत्रण करता है। और एक चीज यही बता दें, जीव द्रव्य कला एक ऐसी सेल ऑर्गेनल है कि जो ये चेक करता है कि कौन सेल के अंदर जाने लायक है और कौन नहीं। अगर डस्ट मटेरियल है, नहीं जाने लायक है, तो उसको ये क्या कर देता है? बाहर कर देता है। इसलिए ये जो है पदार्थों के प्रवेश को क्या करती है? नियंत्रित करती है। क्या होगा? जीव द्रव्य कला। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 6 अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये कह रहा है सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है? ऐसे पता चल रहा है, वैसे पता चल रहा है। सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है? तो सजीवों का प्रमुख लक्षण विकल्प नंबर 1 देखिए, वृद्धि अर्थात ग्रोथ। दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति। सी ऑप्शन है जीव द्रव्य और डी ऑप्शन है कोशिका भित्ति। कह रहा सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है?
जितनी चीजें सजीव हैं उसका प्रमुख लक्षण क्या है मित्रों? यहाँ वृद्धि तो दोनों में होता है, वृद्धि होता है। न्यूक्लिक अम्ल, जीव द्रव, कोशिका। प्रमुख लक्षण ये पूछ रहा था सजीवों का, ये है जीव द्रव। जीव द्रव का होना बहुत जरूरी है, तभी ये सजीवों में क्या पाया जाता है? जीव द्रव पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म ऑप्शन नंबर सी सही। क्लियर मित्रों? अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये कह रहा जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग अर्थात बायोलॉजी कह सकते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग टर्म जो है जो सर्वप्रथम दिए थे वो लैमार्क और ट्रेविरेनस शब्द ने दिए थे। किसने दिया था मित्रों? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिए थे, और इसीलिए इसे जीव विज्ञान के शब्द देने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन कौन? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। ऑप्शन में तो कई है जीव विज्ञान शब्द देने वाले। ऑप्शन ए क्या है? तो बी क्या है? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस, पुरकिंजे, और डी क्या है? हक्सले। जबकि यहाँ जो है लैमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द दिया था, और जीव विज्ञान के फादर जो माने जाते हैं वो कौन है? अरिस्टोटल अर्थात अरस्तु। क्लियर मित्रों? और यहाँ हक्सले की अगर बात करें तो हक्सले ही कहे थे कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यानी प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये किसने कहा? हक्सले ने कहा था, जीव द्रव्य के लिए कहा था। जबकि यहाँ कह रहा है जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस। तो मित्रों 7 क्वेश्चन आपने देखा। अब इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो है इसके बाद फिर हम लोग आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए मित्रों हम लोग प्रश्न नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो पहले सबसे पहले 5 जगत वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो देने वाले थे और मित्रों व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया था? व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने 5 किंगडम बताया था। किसने बताया था? ऑप्शन नंबर ए सही। जबकि व्हिटेकर भी थे, लिनियस, थियोफ्रेस्टस, हचिंसन, लेकिन इसमें जो सही है वो कौन है? व्हिटेकर। तो 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने। याद रहना चाहिए, पूछा गया सबसे पहले 5 जगत ही दिया गया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक कई बार पूछा गया है। मित्रों अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण पूछ रहा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कहाँ होता है? ये पूछ रहा। विकल्प नंबर 1 यानी ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्गी बॉडी, डी इनमें से सभी। ये पूछ रहा है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, या एटीपी का निर्माण होता है किसमें होता है? तो एटीपी का निर्माण मित्रों कौन होता है? बी विकल्प है। कौन विकल्प? बी, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा स्टोर होता है, और समय समय पर हमको इमरजेंसी में ये ऊर्जा प्रोवाइड करता है, और इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, और क्योंकि इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में रहता है। और आप ये भी जान लीजिए कि इसी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में एक साइकिल चलती है जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। कौन साइकिल मित्रों? क्रेब्स साइकिल, उसी को टीसीए साइकिल कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो वही मैट्रिक्स में ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी का क्या करता है? निर्माण करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्लियर? और ये एटीपी बनता किसके द्वारा है? तो क्रेब्स साइकिल के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए एवं डीएनए दोनों में पाया जाता है? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है? देखिए
पहली चीज जान लीजिए आरएनए और डीएनए में अंतर क्या है। आरएनए डीएनए में जो होता है वो अंतर एक ही मुख्य रूप से होता है कि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, जबकि डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमिन पाया जाता है। तो इसका मतलब है बाकी सब लगभग वैसे बराबर रहते हैं। देखिए यहाँ विकल्प क्या दिया है, थायमिन दिया है। ए ऑप्शन क्या है, थायमिन है। बी क्या है, यूरेसिल है। डी क्या है, एडेनिन है। और सी क्या है, एडेनिन। और डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। फिर से देखिए ये कह रहा है कि आरएनए डीएनए में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो आरएनए डीएनए में दोनों में पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है मित्रों, एडेनिन। एडेनिन जो है वो किसमें पाया जाता है, दोनों में। एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये तीनों आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, डीएनए में थायमिन पाया जाता है। यूरेसिल की जगह क्या पाया जाता है, थायमिन। ये किसमें पाया जाता है, डीएनए। और डीएनए में, और ये किसमें पाया जाता है, आरएनए। क्लियर। तो ये दोनों में जो है कौन सा ऐसा पदार्थ पूछा है कि दोनों में पाया जाता है, दोनों में कौन पाया जाता है, एडेनिन। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्थात एडेनिन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। अब ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस हमने ऑफलाइन क्लास में भी बताया है, ऑनलाइन में भी बताया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पहला विकल्प देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा विकल्प क्या है, राइबोसोम। तीसरा विकल्प क्या है, गाल्जी बॉडी या गाल्जी का। और डी जो विकल्प है, लाइसोसोम। तो ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी विकल्प राइबोसोम, सी क्या है, गाल्जी का या गाल्जी बॉडी, और डी लाइसोसोम। तो ट्रैफिक पुलिस इसमें से किसको कहा जाता है, चारों ऑप्शन में से किसको कहा जाता है मित्रों, तो गाल्जी बॉडी को यानी गाल्जी काय को क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस से कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गाल्जी काय को, अर्थात सी ऑप्शन क्या है, सही। अब प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा घर कहा जाता है, जबकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करवाता है, और लाइसोसोम को आत्महत्या थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। क्लियर। यहाँ प्रश्न किसको क्या रहेगा मित्रों, यहाँ ये जब आपका पूछा जाए ट्रैफिक पुलिस तो गाल्जी का या गाल्जी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये पूछ रहा है कि लिग्निन नामक पदार्थ कहाँ जमा रहता है। लिग्निन नामक पदार्थ कहाँ जमा रहता है। देखिए पहली चीज, अभी बॉटनी में हम ज्यादा नहीं बताए हैं, लेकिन यही जान लीजिए कि बॉटनी में दो चीजें पाई जाती है पेड़ पौधों में, जाइलम और फ्लोएम, और कार्टेक्स भी पाया जाता है। कार्टेक्स बीच वाले पार्ट को कहा जाता है। ये पूछा रहा है लिग्निन कहाँ जमा होता है, पदार्थ जमा रहता है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए जाइलम टिश्यू में, दूसरा है फ्लोएम टिश्यू में, तीसरा है सी ऑप्शन है कॉर्टेक्स पर, या इनमें से कोई नहीं। दिमाग लगाइए मित्रों, लिग्निन कहाँ जमा होता है। लिग्निन जो जमा होता है वो मित्रों जाइलम में जमा होता है। कहाँ पर जमा होता है, जाइलम में। जाइलम टिश्यू जो होते हैं वहां पर क्या जमा होता है, लिग्निन जमा होता है। लिग्निन जाइलम टिश्यू पर जमा होते हैं। कहाँ पर, जाइलम टिश्यू पर लिग्निन जमा होते हैं। वहां पर ये मोटा परत बना लेता है लिग्निन के द्वारा, जाइलम पर जमा होते हैं, जाइलम पर। क्लियर। अब प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, 13 नंबर कह रहा है कोसा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है, यानी सेल मेम्ब्रेन का प्रमुख कार्य, मेन फंक्शन क्या है। तो यहाँ जो है कोसा झिल्ली का सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य जो होता है वो क्या है। देखो पहला ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण, बी लिपिड संश्लेषण, सी वसा का संश्लेषण या फैट्स का संश्लेषण, और डी कोसा के अंदर बाहर जल एवं घुलनशील पदार्थों का आवागमन। कोसा झिल्ली का काम क्या होता है मित्रों, झिल्ली का मतलब ये परमिएबल होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है, जैसे जीवद्रव्य हो गया और ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सब झिल्लियां इसलिए लगी रहती हैं ताकि जो पदार्थ है, जो घुलनशील पदार्थ हैं, उनका आवागमन हो सके, इसलिए ये सब झिल्ली लगी होती है और ये पारदर्शी होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका विकल्प कौन सही होगा, विकल्प डी, डी नंबर सही होगा।
क्योंकि कोसा के अंदर और बाहर जल एवं घुलनशील जितने पदार्थ हैं उनका क्या करता है, आवागमन करवाता है, अर्थात उसका क्या करता है, नियंत्रण करता है। घुलनशील पदार्थों का जैसे फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, अन्य खनिज पदार्थ हो गए, जितने चीजें हैं सबका क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, आवागमन करता है, यानी आयात निर्यात करवाता है। क्लियर। जबकि प्रोटीन संश्लेषण अभी हमने बताया क्या कौन करवाता है, राइबोसोम। लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है, लिपिड का स्टोर कहाँ होता है, ये आपके लौक में होता है। वसा का संश्लेषण भी लौक में होता है। और जो है ये RER राइबोसोम ही राइबोसोम करवाता है वसा का संश्लेषण। और वो किस पर होता है, अंतःप्रदव्य जालिका में SER करवाता है। फैट का संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, GM2 लिपिड का संश्लेषण वहीं पर होता है। क्लियर मित्रों। ये इसका मतलब है कोशिका झिल्ली क्या करती है, कोशिका झिल्ली प्रमुख कार्य है कि सभी जल यानी अंदर और बाहर आने जाने वाले जल एवं घुलनशील पदार्थों एवं खनिज लवणों का, खनिज पदार्थों का क्या करता है, आवागमन करवाता है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, DNA की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं किस बांड से। हमने बताया DNA की जो श्रृंखला होती है, जो सीरीज होती है, वो किससे बंधी होती है, कार्बन बंध से, ऑक्सीजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से या नाइट्रोजन बॉन्ड से। तो DNA की जिन श्रृंखलाएं जो बनी होती हैं, जैसे ये DNA है, ये ऐसे बना होता है, ऐसे हमने बना दिया, मान लीजिए ये दो होते हैं, ऐसे बना होता है। इस पे जो होता है ये बॉन्ड बेस पेयर होते हैं। और इसमें जान लीजिए ये एडेनिन है और इधर एडेनिन से क्या जुड़ता है, थायमिन जुड़ जाता है। ग्वानिन से यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ा होता है। ये बेस पेयर होते हैं। और ये जो तीन है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं। वो कौन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ ऑप्शन नंबर C सही है। मित्रों DNA की श्रृंखलाएं बंधी होती है किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, 14 प्रश्नों का ये संग्रह था, व्याख्या था। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।